देखो इसने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी वाज टेकन फॉर रुपीज 80,000। हमने 80,000 की एक पॉलिसी ली है। फायर अकर्ड ऑन 15th March 2017। इंडेमिनिटी पीरियड वाज फॉर 3 month। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 16 was रुपीज 56,000, and standing charges all insured amounted to रुपीज 49,600। जो स्टैंडिंग चार्जेस है हमारे वो इंश्योर्ड है 49,000। डिटरमिन द इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल फ्रॉम क्वार्टरली सेल्स टैक्स रिटर्न। अब आपको जनवरी से मार्च क्वार्टर, अप्रैल से जून क्वार्टर, जुलाई से सितंबर क्वार्टर और अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर, इनकी आपको 14 की, 15 की, 16 की और 17 की ये सारी सेल्स दी हुई हैं। फिर आपको 16 मार्च 16 से 31 मार्च 16 की सेल्स, 16 मार्च 17 से 31 मार्च 17 की सेल, 16 जून से 30 जून 16 की सेल, 16 जून 17 से 30 जून 17, ये आपको कई सारी डेट्स पर सेल दी हुई है। अब हमें क्वेश्चन जो है वो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट का है। तो देखिएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट में हमारे पास सबसे पहले हमारी स्टेप 1 क्या ढूंढते थे हम? इंडेमिनिटी पीरियड ढूंढते हैं। ठीक है, तो इंडेमिनिटी पीरियड इसने दे ही रखा है क्वेश्चन में, आपका 3 मंथ है। ठीक है, अब 3 मंथ के बाद मैंने आपको बताया था डेट लिख लो कहां से कहां तक आपका इंडेमिनिटी पीरियड चलेगा। इसका मतलब हमारा जो पीरियड हुआ, आग लगी है 15 मार्च 2017 से, तो 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 मई और 15 जून, ये लीजिए, ये हमारे पास क्या आ गया? इंडेमिनिटी पीरियड है। बताओ, स्टेप 2 में आप क्या निकालते थे? शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल्स। अब मुझे ये बताओ, शॉर्ट सेल का क्या मतलब? मैंने आपको बताया था, शॉर्ट सेल का मतलब होता है जो इंडेमिनिटी पीरियड हमने सेलेक्ट किया है उसमें क्या सेल हो सकती थी जिसका हमें क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो उसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेल बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं स्टैंडर्ड सेल्स, यानी इंडेमिनिटी पीरियड का प्रीवियस ईयर की सेल। तो आइए, दैट इज फ्रॉम 15 मार्च 16 से 15 जून 16 की सेल्स। सबसे पहले मुझे ये सेल चाहिए। आइए, तो देखो 15 मार्च को लगी तो 16 मार्च से हमारे पास आएगा, तो 16 मार्च से 31 मार्च की सबसे पहले तो हमें 16 की सेल 28,000 दे रखी है उसने।
अब आप देखो, क्या आपके पास और भी कोई सेल किस तरह से दे रखी है? देखो, अगर अपन ध्यान से देखें, अपने पास 16 के चारों क्वार्टर की सेल गिवन है। मुझे चाहिए 15 मार्च से 15 जून। प्रॉब्लम ये, मेरे पास अप्रैल से जून की सेल है। अप्रैल से जून की सेल है 1 लाख। अप्रैल से जून की सेल कितनी दे रखी है? 1 लाख। ठीक है। अब देखो, लाइन से चलते हैं अपन बिल्कुल। तो मैं अगर 16 मार्च से 31 मार्च 16 की सेल तो 28 उठा लूंगा। सेल्स फ्रॉम 16 मार्च 16 से 31 मार्च 16, तो ये लो, ये मेरे पास 28 की सेल आ गई। अब मैं 31 मार्च तक पहुंच गया। अब मुझे अप्रैल मई और जून, इन तीनों की टोटल दे रखी है 1 लाख। अप्रैल से जून की सेल्स 1 लाख। तो लेकिन मुझे चाहिए सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 16 से 15 जून 16। अप्रैल 16 से जून 16 की टोटल दे रखी है 1 लाख, यानी 30 जून तक की। लेकिन मुझे तो केवल 15 जून तक चाहिए। तो ध्यान से देखो, 16 से 30 तक की आपको अलग से दी हुई है यहां पर। तो अगर इसमें 30 तक की सेल है, तो 16 से 30 की हटा दूंगा तो 15 बचेगी। इसमें से माइनस कर देंगे सेल्स फ्रॉम। सेल्स फ्रॉम 16 जून 16 से 30 जून 16 24। तो ये आ गया 76। ये लो। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाल ली, सेल्स कैलकुलेट कर ली 15 मार्च से 15 जून। इसका टोटल हो जाएगा 28 प्लस 76, 1,04,000। ठीक है, ये कहलाती है स्टैंडर्ड सेल्स। अब इसमें चेक करते हैं, क्या कोई ट्रेंड अवेलेबल है क्या? क्या कोई ट्रेंड अवेलेबल है क्या? अब ट्रेंड कैसे देखेंगे? आइए देखो, मैं अगर पिछले 3 सालों का डेटा उठाऊं, तो जरा मैं एक बार सेल्स चेक करता हूं। तो मैं यहां देखता हूं, देखो, सबसे पहले 2014 की टोटल सेल्स, 2015 की, और 2016 की। 14 की सेल्स टोटल 120 प्लस 80 प्लस 1 लाख प्लस 136, 4,36,000 ये सेल है। 15 की 130 प्लस 90 प्लस 110 प्लस 150, 480 ये है। 142 प्लस 120 और 166, 5,28,000 की सेल ये है। ट्रेंड चेक कर लेते हैं। 436 से बढ़कर हुई 480, तो इंक्रीज कितना हो गया? 480 माइनस 436
डिवाइडेड बाय 436%, 10.09% अप्रॉक्स। यहां से यहां का चेंज निकाल लिया। अब यहां से यहां का चेंज देख लेते हैं। 528 माइनस 480 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि 10% का इंक्रीजिंग ट्रेंड चला आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पर भी मेरा 10% का इंक्रीज हो जाएगा, प्लस 10,400 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये आ गया एडजस्टेड सेल्स। आ गया 1,14,400। ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देते हैं। अगर कोई एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमिनिटी पीरियड है तो आइए, इंडेमिनिटी पीरियड क्या है हमारा? 15 मार्च से 15 जून। चेक करते हैं। ये देखो, 16 मार्च से 30 जून की एक सेल्स दे रखी है आपको। मुझे चाहिए 15 मार्च से 15 जून। अब देखो, तो सबसे पहले हमें दे रखी है मार्च के 15 दिन की, तो जीरो दे रखी है। 16 मार्च से 31 मार्च, 15 मार्च को आग लगी। तो मैं करंट 3 महीने देख रहा हूं। तो मुझे 16 मार्च 17 से 31 मार्च 17, ये तो नील दी हुई है। तो मार्च खत्म हो गया। अब अप्रैल मई और जून 17। आओ इधर देखो, अप्रैल से 30 जून तक की 40 दी हुई है, बट मुझे केवल 15 जून तक चाहिए। तो मुझे 16 से 30 की अलग भी दी हुई है। फिर सुनना ध्यान से, मुझे सेल चाहिए 16 मार्च से 15 जून तक। तो मार्च के 15 दिन की तो सेपरेटली उसने बोला नील है। अब आपको अप्रैल से 30 जून तक की दी हुई है 40, बट मुझे तो 15 जून तक चाहिए। तो अगर मैं 16 जून से 30 जून तक की हटा दूंगा तो 15 जून तक की आ गई। यानी 1 अप्रैल 17 से 15 जून 17, 40 माइनस 6, ये आपके पास स्टेप नंबर 2 आ गई, शॉर्ट सेल्स। एक बार इसको समझ लो आराम से, डेट्स का ही खेलता इस क्वेश्चन में बस। क्वेश्चन एक्चुअली में एडवांस हुआ ड्यू टू द डिफरेंट डेट। तो अब मुझे दे रखा है 114 - 34, तो मेरे पास 80,400। 114,400 माइनस 30। आराम से 2 मिनट लो, वापस से देख लो शॉर्ट सेल्स में कैसे निकाल रहा हूं। शॉर्ट सेल्स के लिए सबसे पहले मेरा पीरियड सेलेक्ट होगा, प्रीवियस ईयर का सेम पीरियड। फिर मैंने उसके डेट वाइज अकॉर्डिंग एक एक चीज को देखा।
और उससे मैंने अपनी सेल्स निकाल ली। बताओ, क्या शॉर्ट सेल्स की कैलकुलेशन क्लियर है? तो अब आगे बढ़े। स्टेप 3। ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन सेल्स। चलिएगा, अब हमें रेट ऑफ प्रॉफिट चाहिए। तो ठीक है, इसको बेसिकली हम क्या बोलते थे, जीपी रेट। बट एक्चुअल में मैंने आपको समझाया था जीपी रेट नहीं होती है, प्रॉफिट की रेट ऑन सेल्स होती है। चलो, फॉर्मूला बताया था इसका मैंने। नेट प्रॉफिट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस सेल्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इंटू 100। ये हमारे पास फॉर्मूला है। चलिएगा, अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट। चलिए ऊपर देख लेते हैं। देखो इसने क्या बोला है, नेट प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16, वो दे रखा है 56,000। और स्टैंडिंग चार्जेस ऑल इंश्योर्ड वो दे रखे हैं 49,600। तो मेरे पास न्यूमरेटर की दोनों चीजें तो आ गई। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट दे दिया 56 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं 49,600 डिवाइड बाय प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी जनवरी से दिसंबर। तो जनवरी से दिसंबर 16 ये आपका पूरा ईयर दे रखा है। और इसकी सेल आपने निकाली हुई है, ये देखो 5,28,000। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की सेल हो गई 5,28,000। ये लीजिए, ये हमारे पास रेट ऑफ प्रॉफिट आएगी 56,000 प्लस 49,600 डिवाइडेड बाय 528%। 20%। दिस इज अवर स्टेप नंबर 3, ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन सेल्स। स्टेप नंबर 4,
ठीक है, अब हमारे पास जो स्टेप नंबर 4 है वो आता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेट। शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेट। शॉर्ट सेल्स कितनी निकाली थी हमने? 80,400, और उसका हम निकाल देंगे 20%। 80,400 का 20%, 16,080। लीजिए, ये स्टेप नंबर 4 है। अब हमें चाहिए स्टेप नंबर 5, एडजस्टेड एनुअल सेल्स। स्टेप नंबर 5, चलिएगा। अब एडजस्टेड एनुअल सेल्स में क्या करते थे अपन? देखो, सबसे पहले हम लेते हैं एनुअल सेल्स। बिल्कुल ध्यान से समझना। एनुअल सेल्स का मतलब होता है डेट ऑफ फायर से जस्ट प्रिसीडिंग के 12 महीने की सेल। डेट ऑफ फायर से जस्ट 12 महीने की प्रिसीडिंग। नाउ, अब अगर डेट ऑफ फायर क्या थी हमारे पास? 16 मार्च। 15 मार्च 17 थी ना? डेट आग कब लगी थी? हाँ, 15 मार्च तक की सेल लेनी है। तो इससे पहले चला जाऊंगा, तो इसका मतलब 16 मार्च 2016 से 15 मार्च 2017, ये प्रीवियस 12 महीने हो गए। वापस देख लो। 15 मार्च को आग लगी, तो प्रीवियस ईयर की 16 मार्च से मुझे सेल उठानी है। चलिए, अब मुझे जो सेल दी हुई है वो क्वार्टर वाइज है ऊपर। तो क्वार्टर तो अप्रैल से मिलेगा। तो पहले मुझे 15 दिन की सेल्स ढूंढनी है, यानी सेल्स फ्रॉम 16 मार्च 16 से और 31 मार्च 16। तो ये 15 दिन की सेल ढूंढते हैं। 16 मार्च 16, ये देखो, 16 मार्च 16 से 31 मार्च 16 की सेल 28,000 है अलग से। तो ये मैंने 28 तो यहां ले ली सबसे। अब उसके बाद अप्रैल मई और जून। एक अप्रैल 16 से 30 जून 16, ये एक पर्टिकुलर क्वार्टर हो गया। तो अप्रैल मई और जून 16 की क्वार्टर की सेल, ये देखो इधर, अप्रैल मई और जून 2016 में 1 लाख। सेल्स फ्रॉम 1 जुलाई 16 से 30 सितंबर 16।
जुलाई अगस्त और सितंबर का क्वार्टर। तो ये देखिएगा, जुलाई अगस्त और सितंबर का क्वार्टर 120 की सेल, और अगली भी देख लेते हैं। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में 166। 120। सेल्स फ्रॉम 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 16। अब हम दिसंबर तक पहुंच गए, अब हमें कहां तक चाहिए? जनवरी 17, फरवरी 17 और मार्च में केवल 15 तक। बट प्रॉब्लम ये, मुझे जनवरी फरवरी और मार्च की कंप्लीट क्वार्टर की दी हुई है 31। जनवरी फरवरी और मार्च 31, लेकिन मुझे केवल 15 मार्च तक चाहिए। तो इसका मतलब अगर मार्च के पूरे महीने में से 16 मार्च से 31 मार्च की हटा दूं, तो 15 तक की मिल जाएगी। वापस देखो, मुझे केवल 15 मार्च तक चाहिए, बट मेरे पास जो सेल है, सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 17 से 15 मार्च 17 चाहिए। मुझे दी हुई है जनवरी फरवरी और मार्च का टोटल, और वो टोटल दिया हुआ है 31। इसमें से माइनस करूंगा, 15 मार्च तक चाहिए, ये 31 मार्च तक की है। तो 16 मार्च से 31 मार्च की लेस कर दो। आ जाओ, 16 मार्च से 31 मार्च की निल दी हुई है। 16 मार्च से 31 मार्च की निल, -0। ये लीजिए 1,30,000। ये मेरे पास आ गई, एनुअल सेल्स आ गई। एनुअल सेल्स आ गई। कितना आया ये टोटल? 5,44,000। इंक्रीज एट 10%, 54,400। ये लीजिए, ये हमारे पास एडजस्टेड एनुअल सेल्स की स्टेप हो गई। लीजिए, 5,44,000 प्लस 10%, तो 5,98,400। लीजिए, दिस इज अवर स्टेप नंबर 5। स्टेप 6, अब हम क्या निकालते थे? जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स। जीपी ऑन एडजस्टेड 5,98,400 का
20% हमारी जीपी ऑन एडजस्टेड रेट थी, इंटू 20%, 119,680, 119,680। चलिए, अब देखिए, चेक करते हैं एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है। यहां पर आपको कोई एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं। तो अब हमें डायरेक्टली क्लेम अमाउंट पर बात करनी है। रूल क्या था, मैं क्या चेक करता हूं, जो मेरा पॉलिसी अमाउंट है, 80 है, और मेरा जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स 119,680 है। इसका मतलब पॉलिसी का अमाउंट जो है वो लेस देन, पॉलिसी का अमाउंट जो है वो लेस देन, तो इसका मतलब एवरेज क्लॉज लगेगा। इसका मतलब हमारे पास एवरेज क्लॉज लग जाएगा। सिंस पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन जीपी ऑन जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स, सो एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल। तो अब हम एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल में क्लेम का अमाउंट निकाल लेंगे। स्टेप 7, क्लेम अमाउंट। तो चलिएगा, क्लेम अमाउंट का हमारा फॉर्मूला क्या था, लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू पॉलिसी अमाउंट। तो बस अब इसका फॉर्मूला लगाओ। हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना था, तो ऊपर चेक करो। लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाला था 16,080। फायर फाइटिंग कुछ है नहीं, डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स 119,680 मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट 80,000। सॉल्व कर देते हैं इसको। 16,080 डिवाइडेड बाय 119,680 इंटू 80, तो ये आ गया 10,749। ये लो, ये आपका क्या बन गया, क्लेम का अमाउंट बन गया इन केस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट।
लगेंगी स्टेप ही। बस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि आपको सेल्स बहुत सारी दी हुई थी, तो आपको अपनी हर स्टेप में जो सेल्स चाहिए वो आपको एक प्रॉपर मैनर में क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। बाकी और कुछ नहीं था, सारा कुछ डेटा गिवन था। बस आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करनी है, सेल्स की कैलकुलेशन करनी है आपको। देखो क्या बोल रहा है ये, शशि लिमिटेड ट्रेडिंग एंड पीएनडल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। आपको ट्रेडिंग पीएनडल दिया हुआ है, ठीक है। कंपनी ने एक पॉलिसी 3 लाख की ले रखी है जो स्टॉक पॉलिसी है, और एक लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ले रखी है 1 लाख, हैविंग अ इंडेमिनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ। फायर अकर्ड ऑन 1 अप्रैल 18। फायर अकर्ड ऑन 1 अप्रैल 18 एट द प्रीमाइसेस, and the entire stock was gutted with nil salvage value. The next quarter sale 1 अप्रैल 18 से 30 जून 18 वर सेवरली अफेक्टेड। अब आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखो तो सबसे पहले मुझे बताओ, आग लगने वाला जो हमारा करंट ईयर है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो इसने लास्ट में ये बोला है, अच्छा ट्रेंड भी आपने दे दिया उसने। जनरल ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्री शोज की सेल्स में 15% इंक्रीज है, एंड जीपी रेट में 5% डिक्रीज है ड्यू टू द इंक्रीज इन कॉस्ट। असर्टेन द क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्लेम फॉर, चलिए तो लॉस ऑफ स्टॉक में सबसे पहले हमारे पास, आप ये देखो कि आग लगने वाला ईयर कौन सा है, 2018। ईयर ऑफ फायर। ठीक है, आग कब लगी है, 1 अप्रैल 18 को, और आपके ईयर हैं, तो इसका मतलब करंट ईयर में 1 जनवरी 18 से और 31 मार्च 18 ये वर्किंग हुई है, और 1 अप्रैल को आपको क्या लग गई, आपके आग लग गई। और प्रीवियस ईयर आपका हो गया 2017। 1 जनवरी 17 से 31 12 17, ठीक है। उसका ट्रेडिंग पीएनडल इसने आपको बनाकर दे रखा है। चलिएगा, अब हमारे पास लॉस ऑफ स्टॉक की स्टेप में
सबसे पहली स्टेप होती है, हमें जीपी रेट चाहिए। अब इस बार हमें प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग पीएनडल दे रखा है, तो मुझे जीपी रेट निकालने के लिए ट्रेडिंग पीएनडल नहीं बनाना है। जीपी डायरेक्ट उठाऊंगा, ट्रेडिंग में दे रखा है 250। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। 2.5 लाख का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स आपको दे रखी है 10 लाख, इंटू 100। कुछ नहीं करना। अगर हमें लगता है, वो पहली बार जब देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार दोनों का मिक्स आ गया, बट दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जब मैं स्टॉक के क्लेम की बात कर रहा हूं, तो स्टॉक के क्लेम का डेटा काम में लो। अब जीपी रेट आ गई। क्या कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसने कुछ बोला है? यस, इसने बोला है कि जीपी जो है वो 5% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब एडजस्टेड जीपी रेट। ये लीजिए, ये तो हमारी स्टेप 1 हो गई। और अगर जीपी डायरेक्टली नहीं गिवन होता था, तो हम पहले पिछले साल का एक्चुअल ट्रेडिंग बनाते थे बाय द गिवन इंफॉर्मेशन, और फिर उससे जीपी रेट निकालते थे। अब स्टेप 2 में आप बनाते हो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर टिल डेट ऑफ फायर। तो अब हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये कहां से कहां तक बनेगा? ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेकर, और ये बनेगा आपका 31 मार्च 18 तक। चलिए, सबसे पहले पिछली बार का जो क्लोजिंग स्टॉक है, वो इस साल का ओपनिंग बनेगा, यानी 90,000। तो लीजिए, मैंने यहां लिख दिया 2, ओपनिंग स्टॉक 90,000। अब मुझे इस पीरियड की परचेजेस चाहिए, तो 2 परचेजेस। 2 परचेजेस। तो देखो, आपको अलग से दी हुई है परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड जनवरी 18 से मार्च 18। वो आपको दी हुई है 3 लाख। 3 लाख। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, वो भी ट्रेडिंग में आ जाएंगे। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 70,000। और सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड दी हुई है 80। सॉरी, सेल्स चाहिए 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 18। 2,50,000। ये लीजिए, बाय सेल्स आ गई 2,50,000। टू जीपी निकाल लो। 250 की सेल पर 20% हमने जीपी रेट निकाली हुई है। बिल्कुल सिंपल, 50,000 का जीपी आ गया। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक।
90 + 370 +50 -250, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर 2,60,000। ये लो, ये हमारा बन गया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और इससे मैंने क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया। चलिए, अब हमें चेक करना है क्लेम अमाउंट के लिए। अच्छा, पहले अब हम निकालते थे लॉस ऑफ स्टॉक। तो लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालते थे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल्वेज वैल्यू। लॉस ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। मेरे गोडाउन में आग लगने के दिन कितने का क्लोजिंग स्टॉक था? 2,60,000 का। तो ये मैंने ले लिया। इसमें से माइनस करते हैं सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक। सैल्वेज वैल्यू, तो वो आपको नील दी हुई है। ये आ गया हमारे पास लॉस ऑफ स्टॉक। देखो, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, अपने को लगता है कि कुछ नए क्वेश्चन हैं या कुछ एडवांस्ड, बस ये है कि कॉम्बिनेशन में या डेट्स में घुमा रहे हैं। अब हम चेक करेंगे एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मेरे पास है 260, और मेरा पॉलिसी अमाउंट, मेरा पॉलिसी अमाउंट दे रखा है 3 लाख। पॉलिसी अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर से ज्यादा है, इसका मतलब नो एवरेज क्लॉज विल बी एप्लीकेबल। सिंस पॉलिसी अमाउंट इज मोर देन क्लोजिंग स्टॉक, सो एवरेज क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितना लॉस ऑफ स्टॉक है, वही हमें पूरा का पूरा एज अ क्या मिल जाएगा? क्लेम मिल जाएगा। ये लो, तो ये मैंने इस क्वेश्चन में केवल अभी तक वो डेटा उठाया जो मुझे लॉस ऑफ स्टॉक के लिए जरूरी था, और मैंने उससे क्या निकाल लिया? ए पार्ट सॉल्व कर लिया अपना, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। अब हम इसी क्वेश्चन में अब क्या लगा देंगे?
आओ, अब हम बात करते हैं। चलिए मैं बी इस तरफ बना लेता हूं। क्लेम फॉर। क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। स्टेप वन। सबसे पहले हम देखेंगे इंडेमिनिटी पीरियड। अब यहां पर हमारे पास उसने बोला है इंडेमिनिटी पीरियड की। पॉलिसी का जो पीरियड था वो तो 6 महीने है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल डिसलोकेशन पीरियड रहा वो केवल सफर्ड पीरियड ये रहा, अप्रैल मई और जून का। तो इंडेमिनिटी पीरियड होता है लोअर ऑफ पीरियड एज पर पॉलिसी 6 मंथ है। और एक्चुअल डिसलोकेशन पीरियड 3 मंथ है। इंडेमिनिटी पीरियड क्या हो गया आपका? 3 मंथ, और पीरियड भी लिख दो, 1 अप्रैल 18 से। ये लीजिए, दिस इज अवर स्टेप नंबर 1 ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया अपना, इंडेमिनिटी पीरियड कैलकुलेट कर लिया। आइए, अब हमें चाहिए शॉर्ट सेल्स। देखिएगा, शॉर्ट सेल का मतलब होता है, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड सेल्स लेते हैं अपन। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल्स का मतलब क्या बताया था? जो इंडेमिनिटी पीरियड आपने सेलेक्ट किया है उसी पीरियड की प्रीवियस ईयर की सेल, उसी पीरियड की प्रीवियस ईयर की सेल, यानी 1 अप्रैल 17 से 30 जून 2017 की सेल चाहिए मुझे। बताइए।
कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास क्वेश्चन में प्रीवियस पूरे ईयर की सेल दी हुई है 10 लाख। हमें केवल कितने महीने की चाहिए? 3 महीने की। तो और कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन न होने पर मैं ये मानूंगा कि मेरी जो सेल्स हुई है वो इवनली हुई है, तो मैं 3 महीने की सेल निकाल सकता हूं। यानी साल भर की सेल हुई है 10 लाख, तो डिवाइड बाय 12 महीने इंटू 3 महीने की निकाल लो प्रोपोर्शनेट। तो ये आ गया 2,50,000। 2,50,000। इसने बोला है सेल्स में इंक्रीजिंग ट्रेंड है 15%, प्लस इंक्रीज एट द रेट, तो 250 का 15%, 37,500 से बढ़ा देंगे। ये आ गई एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स। प्लस 250, तो 287,500। ठीक है। अब अगर एक्चुअल इंडेमिनिटी पीरियड में कोई सेल हुई है क्या, यानी 1 अप्रैल 18 से 30 जून 18 की कोई सेल है क्या? तो देखो ये दे रखी है 1 अप्रैल 18 से 30 जून 18 की 87,500। इसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल सेल्स, ड्यूरिंग इंडेमिनिटी पीरियड यानी 87। ये लीजिए, ये हमारे पास स्टेप 2 आ गई, शॉर्ट सेल्स। बताओ। क्लियर बिल्कुल। आओ, अब हमारे पास आती है स्टेप 3, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं जीपी रेट। नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। डिवाइड बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर
इंटू 100। चलिए डेटा ढूंढते हैं। तो नेट प्रॉफिट तो आपको ट्रेडिंग पीएनएल पिछले साल का दे ही रखा है। तो आपके पास नेट प्रॉफिट तो कितना है? 50,000। अब इसने स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड भी सेपरेटली दे रखा है 50,000। और पूरे साल की प्रीवियस वाली सेल भी दे रखी है एक 10 लाख। तो इससे हमारी रेट निकल जाएगी। 50 का नेट प्रॉफिट, 50 का इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। तो ये हो गई 10%। लेकिन इसने एक और पॉइंट बोला था कि जीपी रेट में 5% का डिक्रीज होगा। तो यानी एडजस्टेड जीपी रेट निकल जाएगी 5%। एडजस्टेड जीपी रेट 10% माइनस 5% इज इक्वल टू 5%। अब निकालेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेट। तो ये हो गया 2 लाख का 5%। ये हमारे पास आ गया लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे एडजस्टेड एनुअल सेल्स। एडजस्टेड एनुअल सेल्स। अब देखिएगा, इसका मतलब होता है प्रीवियस 12 मंथ की सेल। पहले तो प्रीवियस 12 मंथ देखो क्या रहेंगे आपके। अब जो प्रीवियस 12 मंथ हैं वो किस तरीके से आपके चलेंगे। आग कब लगी है? 1 अप्रैल 18। तो इसका मतलब आपके पास जो ईयर आएगा वो ईयर जो खत्म होगा 31 मार्च 18 पर। तो यानी 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 ईयर ये रहेगा आपका।
अब मेरे पास जो सेल्स है वो एक तो है दिसंबर 17 की पूरी। तो दिसंबर 17 की पूरी सेल का मतलब हो गया मेरे पास जनवरी से दिसंबर है, लेकिन मुझे केवल अप्रैल से दिसंबर चाहिए। तो अप्रैल से दिसंबर की सेल्स कैसे निकाल? जनवरी से दिसंबर की सेल्स दी हुई है 10 लाख, और अप्रैल से दिसंबर हुए 9 महीने। तो यानी सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 17 से 31 12 17। इस क्वेश्चन में बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था जिस वजह से ये क्वेश्चन अच्छा बनता है। डिवाइड बाय 12 × 9। तो ये सेल्स आ गई मेरे पास 7 लाख 50। 785 आई ना? 7 लाख 50 हजार। एक, बोलो। क्लियर बिल्कुल। ये सेल। अब मुझे सेल और कहां से कहां तक चाहिए? जनवरी, फरवरी और मार्च 18, प्लस सेल्स फ्रॉम से 1 मार्च 18। कितनी? ये सेल शायद हमें दी हुई है ऊपर 1 जनवरी 18 से 31 मार्च 18। तो 1 जनवरी 18 से 31 मार्च 18 की सेल दी हुई है 2.5 लाख। अब एक समस्या थी यहाँ। समस्या क्या होती है? ट्रेंड जो लगाना होता है वो कैसे लगाना है मुझे? अब प्रॉब्लम ये है, ट्रेंड कितना है मेरा सेल्स पर? 15%। ये हुआ 750 प्लस 250 यानी 10 लाख, प्लस बस। अब अगर एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आते हैं इस पैटर्न का था, इसमें बस ये चीज एक सबसे इंपॉर्टेंट थी जहां पर स्टूडेंट से गलती हुई कि आप अपने नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सोचोगे और 10 लाख पर 15% ट्रेंड लगा दोगे।
वहीं पर बस ये आपका क्वेश्चन इसके आगे से पूरा गलत हो जाएगा। इंक्रीज जो करूंगा, ट्रेंड लगेगा 7.5 लाख पर 15%। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सुनना। ट्रेंड क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में जो सेल हुई थी उससे इंक्रीज करंट ईयर में होगी, यही ट्रेंड होता है। तो ये सेल तो ऑलरेडी करंट ईयर की है, तो इसमें तो ऑलरेडी ट्रेंड जुड़ा हुआ होगा। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से इस कॉन्सेप्ट को बस समझना, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। देखो मैं आपको यहां समझाता हूं। देखो, ये पिछले साल के 4 क्वार्टर हैं। 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर और 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब ट्रेंड कैसे अप्लाई होता है? अगर मान लो मुझे इस ईयर की सेल निकालनी है, तो ट्रेंड कैसे चलता है? ये तो है प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर। 1, 2, 3 और 4। 4। अगर मैं इस क्वार्टर में इंक्रीज करूंगा +15, तो ये क्वार्टर की ट्रेंड आ जाएगी। एज पर ट्रेंड अगर चलूंगा तो मैं करंट ईयर में जो सेल होगी वो प्रीवियस ईयर से 15% ज्यादा होगी। ऐसा ही इसमें होगा, ऐसा ही इसमें होगा और ऐसा ही इसमें होगा। अब मुझे इस क्वार्टर की तो एक्चुअल सेल पता लग गई, जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं पिछले 12 महीने में। क्योंकि मेरे जो लास्ट 12 महीने हैं वो क्या थे? क्वार्टर नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑफ प्रीवियस ईयर, एज वेल एज क्वार्टर नंबर 1 ऑफ करंट ईयर। अब अगर मैं क्वार्टर ऑफ वन, सॉरी, 1 क्वार्टर ऑफ करंट ईयर ले रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन आप ये समझो कि करंट ईयर की सेल्स कब आती है? जब मैं ट्रेंड को एडजस्ट कर देता हूं। ट्रेंड होता क्या है कि आपने प्रीवियस पीरियड में जो सेल की, अगर उसमें ट्रेंड होता तो आज आपकी एडजस्टेड सेल क्या होती? तो एक बात बताओ, जो सेल खुद आज की है उसमें दोबारा थोड़ी ट्रेंड जोड़ूंगा। ट्रेंड बताता है, आपको ये जो निकाल रहे हो ना, स्टेप 5, एडजस्टेड एनुअल सेल्स, ये बताता है अगर पूरे 12 महीने की सेल आप करते तो क्या होता। उस 12 महीने में ट्रेंड कहां कहां लगना है, बस वही सोचना है। करंट की सेल्स पर ऑलरेडी ट्रेंड लगा हुआ है। ट्रेंड होता ही केवल प्रीवियस की सेल को आगे ले जाने के लिए है। तो प्रीवियस पर ही ट्रेंड लगाया जा सकता है, करंट पर ट्रेंड नहीं लग सकता। वो ऑलरेडी ट्रेंड एडजस्टेड होता है। तो देखो, तो बस कॉन्सेप्ट जो था वो ये था, इस पर ट्रेंड नहीं लगाऊंगा, इट विल ऑलवेज बी एडजस्ट ट्रेंड एडजस्टेड सेल। तो 7.5 का 15%, 7.5 का 15%, 1,12,500 का इंक्रीज हो जाए। ये आपकी आ गई एडजस्टेड एनुअल सेल्स। तो अब ये टोटल हो जाएगी 750 +250 +1 12,500, 11,12,500। नाउ स्टेप 6।
जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स। जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स। 11,12,500 का 5%। 55,625। अब यहां पर क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस भी है आपको। देखो इधर आपको ये दे रखा है हमने, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं आफ्टर फायर, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग हमें दी हुई है, उस वजह से हमारी जीपी रेट क्या हुई है, गिरी है आपकी। तो अब हम निकालेंगे क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट, या जिसको अपन कहते थे ग्रॉस क्लेम अमाउंट। इसमें ए तो आता था लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी तो आपका 10,000 था। क्लेम फॉर क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, इसमें हम 3 पॉइंट निकालते थे। पहला पहला था एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, ये दे रखे थे अभी वो अपने को 60,000। दूसरा था सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी रेट। अब मैंने आपको एक अजम्पशन बताई थी, अगर एडिशनल एक्सपेंसेस की सेल्स नहीं दे रखी है तो हम हमेशा ज्यूम करते हैं कि इंडेमिनिटी पीरियड में जो सेल हुई है वो पूरी की पूरी सेल क्या है, ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस हुई है। तो वो मैं ले लूंगा 87,500 इंटू 5%, 4375। और तीसरा एक फॉर्मूला था हमारा कि अगर हमें ग्रॉस क्लेम निकालना है तो जो एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम है, एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स,
डिवाइड बाय जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस चलो तो एडिशनल एक्सपेंसेस थे 60,000 प्लस जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स कितना आया था हमारा 55 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो आप चेक करो आपके टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं। 1 मिनट, शायद यहाँ इंटू है ना। हाँ, ठीक है, मैंने प्लस लगा दिया ना। एक बार क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस जोड़ते हैं पहले हम। तो देखो हमें दे रखा है 80,000 के एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स नहीं होते जब तक वो बोलेगा नहीं, क्योंकि ये बेस्ड ऑन सेल्स होंगे। फाइनेंस चार्जेस आपके 1 लाख। तो टोटल 180 फिक्स्ड में, एक तो ये ले लूंगा और एक फाइनेंस लूंगा, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस अगर वो नहीं बोल रहा है तो वो बेस्ड ऑन सेल्स होते हैं, तो सेल्स चेंज तो एक्सपेंस चेंज। अब हमने उसमें से इंश्योर्ड कितने ले रखे हैं 50, तो अनइंश्योर्ड बच गए एक 30। एक 30, तो ये हो गया 55,625 प्लस एक 30, तो टोटल हो गया 185,625। अरे ये भी मैंने गलत लिख दिया ना, 625 है। 185। तो ये आपके पास आ गया 17,980। सर अनइंश्योर्ड एक बार दोबारा बताना। हाँ, ये देखो पहले अनइंश्योर्ड कैसे निकालते हैं अपन। अनइंश्योर्ड का फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडिंग चार्जेस माइनस इंश्योर्ड। तो अब मुझे पीएनडल से टोटल स्टैंडिंग चार्जेस ढूंढने हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन मेरे स्टैंडिंग बनेंगे और फाइनेंस का खर्चा मेरा स्टैंडिंग चार्जेस बना। सेलिंग तब तक नहीं बन सकता जब तक क्वेश्चन ना बोले। द रीजन बीइंग सेलिंग एक्सपेंसेस जनरली उसकी जो डेफिनेशन होती है वो होता है वो सेल्स पर बेस्ड होते हैं, तो फिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि सेल्स एक वेरिएबल फैक्टर है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी वेरिएबल फैक्टर होता है। तो मेरे टोटल स्टैंडिंग 180 है, उसमें से 50,000 मैंने इंश्योर्ड करवा रखे हैं, ये उसने मुझे दे रखा है। तो 1,30,000 मेरा अनइंश्योर्ड बन गया। यस सर। इन तीनों में से हम लोअर को सेलेक्ट करते हैं। लोअर वैल्यू, इसमें से माइनस करते हैं सेविंग्स।
सेविंग अभी कुछ भी नहीं दे रखी तो पूरा यही बाहर आ जाएगा। हमने एडिशनल एक्सपेंसेस में कोई सेविंग की इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। ये लीजिए, ये मेरे पास ग्रॉस क्लेम आ गया। दिस इज माय स्टेप, ग्रॉस क्लेम। ये मेरे पास स्टेप नंबर 7 थी, ग्रॉस क्लेम। अब चेक कर लेते हैं। जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल तो ये है, और पॉलिसी अमाउंट कितना था मेरा? पॉलिसी अमाउंट था 1 लाख। पॉलिसी अमाउंट था 1 लाख। तो यानी एवरेज क्लॉज तो एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा पॉलिसी का अमाउंट जीपी ऑन एडजस्टेड सेल्स से ज्यादा है। जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स ये था 55,625। पॉलिसी अमाउंट ग्रेटर है, नो एवरेज क्लॉज। तो अगर एवरेज क्लॉज नहीं है तो जो ग्रॉस क्लेम है वही मेरा अमाउंट ऑफ क्लेम बनेगा। हेंस क्लेम फॉर 14,375, ये मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम बन गया, और दोनों जोड़ दूंगा तो मेरे पास टोटल कॉम्प्रहेंसिव क्लेम आ गया। लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम, और ऊपर हमने निकाल लिया था लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम। ये था वो आपका मिक्स क्वेश्चन, जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें दे रखी हैं और उनके हिसाब से आपको क्लेम को कैलकुलेट करना है। तो डेटा तो अलग अलग ही यूज होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों में कुछ नया ऐसा था कि भाई कुछ कॉमन था, कहीं से कुछ चीजें आ रही थी। डेटा उसका अलग होगा, इसका अलग होगा। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो बस एक ही पॉइंट था उसमें, वो ग्रोथ रेट वाला, बस कि जो आपका ट्रेंड है वो कैसे देखना है।